इस द्वितीय सत्र में आज हम लोग आर्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एजुकेशन या लैंग्वेज टीचिंग पे हमारी पर चर्चा है। आपने अभी इसके पूर्व के सत्र में कुछ साधनों का और कुछ संसाधनों का आपने बड़ा सुंदर व्याख्यान आपने देखा। तो शिक्षण की जो कला है किसी भी माध्यम से हो, वो हमारे लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करती है। इसलिए और हम लोग जिस चीज को अपने शुरुआती जो गुरुकुल परंपरा की जो बात आई इसके पूर्व के सत्र में, ये जो बातें आज की जा रही है ये हमारी प्राचीन परंपराओं में पहले से सम्मिलित थी। उसे हम बीच में भुला दिए थे या छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारा जो टीचिंग फ्रेमवर्क बनाया गया उसमें इन सभी चीजों को अलग किया गया। अब उसकी जो कमियां आई, खामियां निकली, तो पुनः उनको शामिल करने का काम किया गया। कला सच पूछा जाए तो संपूर्ण जीव जगत का मूल भाव माना जाता है। आपने देखा हो कि किसी डाल पे या आपके घर के किसी कोने में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, तो उसके जीवन के वो एक कला का भाग ही माना जाता है। देखा होगा तिनके तिनके ढूंढ करके एक घर का निर्माण करना, वो भी एक कला है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे दैनंदिन कार्यों में निहित है और वो सब वो जीवन के क्रियात्मक कलाओं का ही भाग माने जाते हैं। सामान्य रूप से आप हम सब जानते हैं, यदि कोई डांस का टीचर है तो उसका भी उसकी एक अपनी कला है और वो कहलाती है नृत्य कला, संगीत कला। हर जगह हमने क्या कहा आपसे कि जीवन के संपूर्ण भाव इस कला के भावों से आच्छादित है, प्रभावित है। यदि हमारा आप अब बात विषय पे यदि हम करें तो भाषा के शिक्षण में भी कला का बड़ा महत्व है। आपने कुछ मेथड्स देखे, दृश्य, श्रव्य, ये सब सुना आपने भी, ये भी कला ही है। लेकिन अब उनका जो स्टाइल है ये स्टाइल ही कला। हर टीचर एक जैसा नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब क्या है कि हर टीचर के टीचिंग की अपनी अपनी कला है। तो कला स्पष्ट हुआ कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके माध्यम से हम यदि भाषा शिक्षण का काम करते हैं तो हमें लगता है वो ज्यादा प्रभावी भी होगा और इससे बच्चों को ग्राह्य करने में, ग्रहण करने में बहुत ज्यादा सहूलियत भी होगी। कुछ उदाहरण दिया उन्होंने हमारे चंद्र सर ने कि यदि हम साल्ट में बनाना है तो लैब में जाएंगे और ये करेंगे। एक प्रोसेस। ठीक इसी तरह एक पाक कला भी है। यदि किसी से ये कह दिया जाए कि मैंचूरियन इन सामानों को मिला देने से बन जाता है,
लेकिन जब तक आप उसको सही ढंग से जाकर के रसोई घर में उन सामानों के सही ढंग से मिश्रण के तौर तरीकों और फिर किस तरह से उसको तैयार करना है, इन सब चीजों को बारीकी से देखेंगे नहीं, उसका अवलोकन नहीं करेंगे, क्या संभव है मंचूरियन बना पाना? दैट इज पाप कल बहुत सारे भाषा में कला की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ी? आइए अब हम लोग विषय को अब यहां से इसकी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आखिर आर्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये हमारे शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण भाग बताया गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम जो कलात्मक ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं तो उससे आकर्षण पैदा होता है, और आकर्षक जो कलाएं होती हैं वो बोधगम्य होती हैं, सुगम होती हैं, सुबोध होती हैं, जो सहजता के साथ सीखी जा सकती है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा आई है। प्राइमरी स्टेज में इसके दो उद्देश्य हैं। एक है भाषा की शुद्धता, दूसरा है अस्पष्टता। ये प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है। इसके बाद हायर स्टेज, तो प्रारंभिक स्टेज में 4 बातें आई: भाषा की शुद्धता, अस्पष्टता, सुबोधता और प्रवाह। फ्लुएंसी। आप जब कोई कथन कहते हैं, जैसे हमारे यहां प्राय कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि 3 प्रकार के स होते हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। लेकिन हम लोग बच्चों से प्रायः ये सुनते हैं कि तालव्य श को सही प्रोनाउंस करते हैं। क्यों? शुद्धता की कमी के कारण। तो ये कला, ये उनमें नहीं डेवलप होती। हम भी यदा कदा करके क्या बैठते हैं, हम लोगों के माध्यम से भी ये बात प्रकट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि भाषा की शुद्धता भी एक कला है। आप किस रूप में उसको व्यक्त कर रहे हैं, और जब तक वो स्पष्ट रूप में नहीं प्रकट होगी तो आपके अंदर वो कला डेवलप नहीं होगी। इसलिए क्लियर होना चाहिए। फिर जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, यदि वो जटिल व्यवस्थाओं के साथ आप कर रहे हैं तो वो भी बोधगम्य नहीं है, वो सुबोध होना चाहिए। मतलब आप सरल से सरलतम तरीकों का एक माध्यम अपना भाषा के प्रयोग का करें तो वो सुबोध होगा। तो शुद्धता, अस्पष्टता और सुबोधता, यदि ये तीनों आपने प्रयोग किया, लेकिन यदि उसका प्रवाह सही नहीं है तो भी वो कला हमारी अधूरी है। यदि हम कोई बात एक धारा में आबद्ध होकर के यदि प्रकट कर रहे हैं तो उसको बच्चे ग्रहण करेंगे, वो उन बच्चों के लिए वो सुबोध बनेगा। लेकिन हम वैचारिकता के भाव में यदि तोड़ तोड़ करके भाव
को रखें तो वो न तो सुबोध होगा, ना तो अस्पष्ट होगा, और ना ही भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध होगा। इसलिए अब इन 4 भागों के आधार, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में जो हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं, इन्हीं चारों के आधार पर वो काम करते हैं। पहले उन बच्चों को सही ढंग से शुद्ध उसको बोलने की कला सिखाते हैं और उसको स्पष्ट रूप से प्रकट करने की, साफ साफ बोले, और फिर उस लैंग्वेज को सरल ढंग से कहने का या प्रकट करने का फिर उसका ज्ञान उनको कराते हैं, और उसकी प्रवाहता, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी फ्लुएंसी ये क्लियर होने की कला भी सिखाते हैं। ये प्राइमरी स्टेज की चर्चा है। आखिर आवश्यकता इसकी क्यों? शिक्षा को अनुभव से जोड़ने के लिए कला आधारित शिक्षण की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि हम किसी भी कला को जब हम सुबोध ढंग से हम प्रकट करते हैं तो उसमें हमारा व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा प्रभावी होता है, और उसमें किसी प्रकार को हमको रुकावट या व्यवधान अथवा हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उत्पन्न वो कला है, वो भाग है। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होने के कारण वह कला ज्यादा आवश्यक या प्रभावी बन, क्योंकि अब हम लोग प्राय चर्चा में आई बात कि हमारी परंपराएं धीरे धीरे आधुनिकता की व्यवस्थाओं से, आधुनिकतावाद की व्यवस्थाओं से या उसके आयामों से युक्त होती जा रही है, प्रभावित होती जा रही है। हम अपने मूलभूत व्यवस्थाओं को भूलते जा रहे हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि दुनिया के विज्ञान के और विकास के समस्त आयामों का हम स्वागत तो करेंगे, लेकिन अपने सांस्कृतिक धरोहरों को भुला करके। बहुत बड़ी बात है। ये उनके जीवन के अपने अनुभव थे, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जो आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जो उन्होंने अनुभव प्रकट किया था, आज के शिक्षा जगत में जो पद्धतियां आई विगत दशकों में, उनमें इन चीजों की कमियां पाई गई। हमने भूलते जा रहे हैं, कला आधारित व्यवस्थाओं को हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कला जो है वो मानवीय ऊर्जा, रंग और आनंद का मिश्रण है। यहाँ रंग का अर्थ कलर मत समझे आपने या हम सबों ने, ऐसे में हम लोगों ने एक रटाया या पढ़ाया, हमने एक वाक्य पढ़ा है, भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों का देश है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस भिन्नता में, इस विविधता में भी एकता, इसका जो मूल पक्ष है, यह भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए। ये रंग है, यही रंग है, वो जो विविधता में एकता का जो भाव है, यही हमारा रंग है। रंग है मतलब ये हमारी पहचान है, यही हमारी भारतीयता की पहचान, दैट इज रंग। इसलिए कला हमारी ऊर्जा, आप सब लोग देखते होंगे, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हम सभी जानते हैं
कि हमारे यहाँ एक संस्कार विवाह संपन्न होता है तो वर बारात लेकर के कन्या पक्ष के दरवाजे पे जाता है, विधियां विधिवत होती हैं, नाचते गाते खुशियां मनाते खाते सब आनंद लेते हैं और सुबह कन्या को विदाई करा करके अपने घर आते। लेकिन मैं पढ़ रहा था काट के हमारे ही देश में जो हमारा ईस्टर्न रेंज है उसमें गारो और खासी दो ट्राइबल हैं। इन दो ट्राइबल में एक विचित्र परंपरा है। इन दोनों जनजातियों में कन्या बारात लेकर के वर के दरवाजे पे जाती है और फिर वो सारी व्यवस्थाएं एज इट इज है और लड़के की विदाई करा करके लेकर अपने घर आती है। ये हमारा मेघालय के साथ साथ हिमाचल में भी परंपरा जी 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 और हमारे साउथ में भी है। साउथ के मतलब मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था, इसको मैंने शॉर्ट में दिया। तो ये विचित्र बात और मैं एक अपना अनुभव बताता हूं। अपने झारखंड में लोहरदगा के पास एक सिमडेगा जगह है, हम लोग एक बारात तो स्वाभाविक है कि जब बारात लगती है तो थोड़ा हमारा ड्रेसअप थोड़ा टाइट मेकअप में रहता है। तो कन्या पक्ष और वर पक्ष मिलते हैं जब तो माला एक दूसरे पक्ष को पहनाते हैं, गले मिलते हैं, फिर बारात अंदर चलती है। तो जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने हुए, मैं ये अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूं। तो हम लोग जैसे ही आमने सामने हुए तो जो थोड़ा टाइट फिटिंग वाले थे, जिनका थोड़ा ड्रेस ठीक ठाक नहीं आता, उनके ड्रेस पे उधर के लोगों ने थूक दिया। अब तो जो देखा सो उसको तो हम आप देखेंगे इस कल्चर में तो हम रहे नहीं। अब तो लगेगा कि इसका गर्दन दाम ये बताइए कि ये पहला स्वागत इस तरह से रात में थी, बड़ी असमंजस की, सुबह विदाई होने लगी और जिनके ड्रेस पे थूका गया था उनका नाम लिखा गया और सुबह में सबको 5-5 हजार रुपया दिया गया। तो जिनको नहीं थूका गया तो कहते कि अब वही से कोई थूक। दैट इज आवर रंग। ये हमारी संस्कृति है और ये सांस्कृतिक पहचान है कि देखो कैसा भाव है। ये विविधता में जो हमारी एकता है, ये हमारा सांस्कृतिक रंग है। यह रंग की केवल मैंने व्याख्या की और उस रंग का सबसे सुंदर परिणाम क्या है कि जीवन आनंदमय है। दुख की परिस्थितियां भी और सुख की परिस्थितियां दोनों में आनंद, दोनों में कला सृजनात्मक शिक्षण का भविष्य, वो सृजनात्मक निर्माण करने वाला। सचमुच एक लोहार के बेटे को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। कभी देखा है? कभी देखा? किसी कुम्हार के बच्चे को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने जन्म से ही उस कलात्मक व्यवस्थाओं का अनुभव किया, देख करके, याद करके उसे अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पर उसके मन में वह कला स्वतः प्रस्फुट हो। इसलिए कला सृजनात्मक होती है और सृजनात्मकता के भाव को वो पुष्ट करती है। फिर आनंदात्मक शिक्षण का माध्यम, बिल्कुल खेलते खेलते, आजकल प्ले स्कूलों की कल्पना आ गई है, बच्चे खेल खेल में सब काम कर ले रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें
हम लोग अपने यहाँ भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 2019 तैयार हुआ है, उसका फ्रेमवर्क, उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बहुत बृहद चर्चा है, तो वो उसके महत्व को भी स्पष्ट कर देता है। इसके बाद विद्यार्थियों की क्षमता में वृद्धि करता है और सिद्धांत तथा व्यवहार को मिलाता है। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बर्मा से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक आपने देखा होगा, भाषाएं भले ही अनेक हों, परंपराएं भले ही अनेक हों, रीति रिवाज हमारे भिन्न हो, फिर भी आप जाकर के एक सिक्किमी से पूछिए तो वो कहेगा, प्राउड होकर के कहेगा, आई एम इंडियन, मैं भारतीय। तो ये भावना कला ही सिखाती है। वर्ष में 2 बार लाल किले पे हमारे यहाँ ध्वजारोहण का काम होता है। राष्ट्र के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की झांकियां हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है? उस संगठन की एकता का ही तो रूप है। फिर ये व्यक्ति को स्वप्रेरित भी करता है। कला व्यक्ति को स्वप्रेरित भी करता है और उसके अन्वेषण खोज में सहायक भी है, क्योंकि नित्य नवीन खोज हमारी मूल प्रकृति है और धीरे धीरे हम खाना बदोश से आज तक की जो जीवन की यात्रा किए हैं, ये उसी अन्वेषण का परिणाम है। हम आप सब जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कला भी वो याद करें, सारंगी का युग, और आज तो so many instruments are developed, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आगे यूज कर। तो ये मैंने एक भाग की चर्चा की और उस तरह से सभी भागों में, सभी कलाओं में इनका महत्व बढ़ा है। कला स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास भी प्रकट करती है, उत्पन्न करती है, और कला अनुभव के आधार पर ज्ञान भी कराती है तथा 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा भी देती है। भाई, परिवर्तन तो संसार का नियम है और नियम है, और जो आवश्यकता हमको दिखाई जा रही है तो उसके अनुरूप अपने को तैयार भी तो करना है। तो उस आधार पे भी कला हमारी परिष्कृत, परिवर्तित और परिमार्जित होकर के हमको निर्मित भी करती है। हमारे सर्कुलर नंबर 33 के माध्यम से जो 14 मई 2020 के सीबीएसई के माध्यम से जो बताई गई बात है, वो कला 2 भागों में बांटी गई। एक आर्ट इंटीग्रेटेड कला समिति और दूसरा स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड खेल समिति। भाई, खेल खेल में भी बहुत बातें आती हैं, खेल के माध्यम से भी बहुत बातें आती हैं, और उसको डेवलप करके उन बच्चों के कला का संवर्धन करना, विकास करना। ये दूसरे देशों में पहले से ही है कि प्रारंभिक स्तर से ही उन बच्चों की कला की जांच कर लेना और उनको उसी हिसाब से उनकी कैटेगरी बांटना और उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग देकर के डेवलप करना। तो हमको लगता है कि ज़्यादा उचित हुई है। और आप प्राचीन हमारे इतिहास की जब चर्चा पढ़ेंगे तो जो गुरुकुल सिस्टम था वो ऐसे ही आधारित था। जिन जिन रूपों में जिन जिन की कलाओं में रुचि रहती थी, उनको उसी वर्ग में भेज दिया जाता था।
और उनको उसी के हिसाब से कला के दक्ष जो अनुभवी कलाकार होते थे वो उनको ट्रेन करते थे। तो उसकी आवश्यकता आज महसूस फिर उन परंपराओं को लाने की हमारी शिक्षा की योजना में भी आवश्यकता महसूस हुई। तो उस आधार पे सीबीएसई ने भी पाठ्यक्रम में बोला डाला। इसमें 5 बातें उन्होंने की हैं। किस चीज के लिए? प्रतिक्रिया व्यक्त करने, आलोचनात्मक विचार करने, रचनात्मकता लाने और कुछ करने की विशेष उत्सुकता जगाने और स्वयं के द्वारा मार्गदर्शित। इन 5 भागों में उस कला के केंद्रीकरण की चर्चा की गई, जिसके आधार पे व्यक्ति 21वीं सदी के अनुकूल अपने को निर्मित कर पाए। यदि उसको हम भाषा के क्षेत्र में जो आगे हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे, इसमें हमारे अंदर उस दृष्टि के आधार पर जो 21वीं सदी के फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, हमारा ज्ञान, उसका समेकित स्वरूप निर्मित करना, फिर उस नॉलेज को एनालाइज करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना और अंत में इंटरप्रेट करना। क्योंकि हमने जो कहा या हमने जिस चीज की कला सिखाई वो कितना % उसको बच्चों ने समझा या जिसको मैं दे रहा हूं वो समझा, इसकी समझ प्रकट कर और इस आधार पर उसने अपना फ्रेमवर्क तैयार किया ताकि कि हम आगे के लिए अपनी पीढ़ियों को उसके आधार पर निर्मित कर सकें, तैयार कर सकें। दूसरा पॉइंट आता है कि अनुभव के आधार पर अधिगम के लिए अब यहां से हमारा सिलेबस शुरू है। पाठ्यक्रम के हर स्तर पर भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े तथ्यों और गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कक्षा में न केवल प्रसन्न मतलब टेंशन फ्री, तनाव रहित वातावरण का निर्माण होगा, अपितु शिक्षार्थी भारतीय कला और संस्कृति के महत्व को समझ सकेंगे। यह प्रयास हमारी शिक्षा को संस्कृति से जोड़ेगा। इसके बाद है ये इंफॉर्मेशन बाय सीबीएसई टू स्कूल 83, ये आर्टिकल नंबर सर्कुलर नंबर है वो, और 19/4 ये जो उस समय उसकी चर्चा हमने की थी पीछे वाले स्लाइड पर, तो इसमें भी उसकी चर्चा की गई। यहाँ 9-10 के बच्चों के लिए परियोजना की चर्चा है कि उनको एक कलात्मक परियोजना कार्य अवश्य उनके द्वारा कराया जाए और कक्षा 1 से 8 तक भी ऐसा ही प्रयास किया जाना चाहिए। भाई अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, अलग अलग इसके रूप हैं, उनको उस रूप में सृजित करना, निर्मित करना और फिर उसके अनुरूप अनुकूल काम करना। परियोजना के लिए निर्देशित प्रमुख बातें कक्षा 1 से 8 तक के लिए अंतर अनुशासनात्मक अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी केस परियोजना पर आधारित कार्य किया जाएगा और उसी आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इस स्पष्ट उसके सर्कुलर में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाले फिजिक्स का ही काम करें, कुछ और भी उसका काम करना चाहते हैं तो कर सकते। ये बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को ज्यादा फोकस किया गया है। हायर एजुकेशन में इस पर तो काम भी हो रहा है। 9th के विद्यार्थी के द्वारा चित्रकला आधारित परियोजना के आधार पर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी। मूल्यांकन हेतु 5 मार्क्स हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कला आधारित भी काम आप कराएं, उसको भी आप सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज के माध्यम से करा सकते हैं।
ताकि कि विद्यार्थियों को ये बात समझने में आसानी हो कि जिस परियोजना पर काम करने के लिए दिया गया है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थी को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, क्षेत्र कला, फिल्म और अभिक्रियात्मक कलाएं जैसे नृत्य, नाटक, समाचार, संगीत आधारित अधिगम उसमें शामिल किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। 1 से 10 के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी 2 राज्य, 2 संघ शासित प्रदेश की कला को प्रदर्शित करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। और सचमुच जब आप देखिएगा उसका पूरा चार्ट बना हुआ, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं तो उसमें देखिएगा कि बिहार जब आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 2 स्टेट की। अब आप अपने बच्चों को दिए गए उन 2 स्टेट्स के कल्चर, वहाँ की भाषा या फिर खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज, परंपराएं, आबादी, शिक्षा, बहुत सारा चीज, विभिन्न क्षेत्र हैं। आप अपने रुचि के आधार पर उनमें से कुछ क्षेत्रों को उसका करें और उसके आधार पर बच्चों को काम करने के लिए दें। तो बच्चे यहाँ रहते हुए भी उन राज्यों की संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण पक्षों को जानकर आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते। इसका उद्देश्य कला शिक्षक और विषय से संबंधित शिक्षक पहले पूर्व नियोजित ढंग से मिलजुल कर निर्णय करें कि विषय क्या होगा। जो आर्ट टीचर है और सब्जेक्ट टीचर, ये दोनों मिलकर के इस पे काम करें तो मुझे लगता है कि विषय के चयन करने में, डिस्कशन करने से लाभ भी होगा और फिर उसके आधार पर परियोजना दी जाए तो उसका ज्यादा लाभ होगा। विषय साधारण न हो, नवीनतम विषय, क्योंकि विषय वातावरण के संरक्षण में सहायक होना चाहिए, इको फ्रेंडली, ऐसा आपका विषय होना चाहिए। शिक्षकों के लिए क्रम से निर्देश दिए हैं, एक है पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, फिर बच्चों के रचनात्मक ढंग से मदद करने वाला हो और मूल्यांकन का विषय आप कला दे दें और नया अधिगम आपने क्या लिया उसका आप बच्चों को बताएं कि इसका यही इम्पैक्ट है। फिर परियोजना कार्य समूह, हमारे चंद्र सर ने बताया कि ग्रुप की चर्चा जब भी होती है तो 2 से हमारा काम नहीं होता है। हालांकि ग्रुप की परिभाषा में 2 से ही कथा शुरू होती है, लेकिन कह रहा है स्पष्ट ढंग से विश्व सर्कुलर में है कि 4 से 5 बच्चों के बीच का ग्रुप बनना चाहिए और उसमें ये ध्यान देने की बात भी कहा गया है कि केवल उसमें आर्ट की ही अधिकता नहीं, ऐसा नहीं कि केवल फोटोज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह ग्रुप बना दिए और उसी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। संतुलित प्रयोग, बैलेंस आपका प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, ये उस पर बात कर रहा है। कला एकीकृत शिक्षण संबंधी कुछ निर्देश, कुछ डायरेक्शन, मूल्यांकन हेतु मापदंड उम्र के अनुसार। एक छोटे बच्चे, अब कहा उन्होंने कि वो तितली उड़ी उड़ के क्या, हमें नहीं याद है, और वही चीज़ हम क्लास 5 या 6 को बताएं तो वो थोड़ा सही नहीं होगा। तो वो उस कहने का अर्थ है कि बच्चों का उम्र अर्थात उनके क्लास, एक तो उम्र जो हमारे यहाँ आए तो 5 वर्ष से ही प्रवेश है, तो 5 वर्ष के बाद से उनका क्लास वाइज उनका एज भी फैक्टर बनेगा। तो एक आप बांट लें कि इतने क्लास से इतने क्लास का एक प्रोजेक्ट होगा, इतनी क्लास से इतनी क्लास के बीच का ये प्रोजेक्ट होगा, ऐसे ऐसे उम्र के अनुसार हो, योजना के समय ही निर्धारित हो और बच्चों को जानकारी उसके बारे में पहले से दी जाए। फिर परियोजना कार्य पूर्ण करने एवं उन्हें एकत्रित करने की तिथि और मांग शिक्षक और सूचना और स्कूल के द्वारा पूर्व निर्धारित होनी चाहिए। भाई हम लोग बताते ही हैं इस समय तक कि आप लोग ये प्रोजेक्ट जमा कर दें, उसमें आप डेट निर्धारित कर देते हैं
इसी का वो कहेगा। ये परियोजना कार्य विद्यार्थियों की कलात्मक गतिविधियों से जुड़े होने चाहिए और डिसिप्लिनरी की बात हुई, ये अंतर संबंधित हो। क्लास 10 का मूल्यांकन को सीबीएसई बोर्ड भेजना होगा। कला एकीकृत शिक्षण, कला एकीकृत अधिगम, ये दो भाग में आपने क्या किया, किस कैटेगरी में किस पार्ट में काम कराया है, इन दोनों में से उसका सिलेक्शन करके आपको भेजना है। हम लोगों को तो भेजना है क्लास 10 में, 12 में, ये तो हम लोग भेजते ही हैं। और जो न्यू सेशन हमारा आ रहा है, देखिए तो अभी क्या क्या भेजने की बात आ रही है, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में भाषा शिक्षण और चित्रकला अंतर संबंधित अधिगम, अब यहाँ से विषय पर विस्तार से चर्चा। 11-12 में आर्ट के अतिरिक्त के परियोजना कार्य विषय से संबंधित शिक्षक साधारण कला को आधार बनाकर विषय की अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। शिक्षार्थी परियोजना कार्य हेतु तो कोई भी विषय चुन सकते हैं, वहाँ फ्रीडम, क्योंकि उनका लेवल हाई है, इसलिए उनका क्लियर है, चार्ट बना हुआ है, इनमें से आप कोई विषय चुन सकते हैं। सीबीएसई ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AIL कला के लिए एक अलग अलग पोर्टल बनाया है, जहां सभी स्कूल बोर्ड अपने द्वारा कराए गए परियोजना कार्य की विस्तृत जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। As it is clear, स्पष्ट रूप से शिक्षक सारा ब्यौरा विद्यालय को देने के लिए बाध्य होंगे और इसका ब्यौरा देने के लिए विविध मापदंड भी बताए गए हैं। उसका लिंक है, उस लिंक पर आप जाइएगा। उसके एनेक्सर 2 में 17 ग्रुप ऑफ स्टेट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स, ये सब वहाँ दिया हुआ है। आप उसमें से और उसका विस्तार से विषयानुरूप वर्णन भी किया हुआ है, जिसमें स्थानीय कला, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, नृत्य, संगीत, भोजन, रंगमंच, इन सब की बड़ी विस्तार से चर्चा भी है। आपको स्वतंत्रता है कि आप उसमें से किसी भी विषय को चुन सकते हैं। यह सृजन गतिविधियों के द्वारा कराई जाती एक्टिविटीज, ये भी 2 प्रकार की है, एक मौखिक गतिविधि और दूसरा लिखित गतिविधि। आप जब क्वेश्चनर मेथड का प्रयोग करते हैं तो आप मौखिक का प्रयोग करते हैं। जब उसको कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, किसी को प्रोजेक्ट पर बना के लाओ, वो लिखित हो गए। तो ये 2 आधार इसके हुए। इसके बाद प्रस्तावना के द्वारा आप उसका एक फ्रेम बना देते हैं कि अब इस चीज पे आप जिसको कहते हैं ना कि संकेत बिंदु, तो उसके कुछ संकेत बिंदु आप दे देते हैं कि इसमें इन चीजों को शामिल करना है। फिर आत्मीकरण के द्वारा, आत्मीकरण सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने स्वयं के अनुभव के आधार, क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग अलग सोच, आप चूंकि उसका विस्तार से सब वर्णन कर किए हैं, तो अब बच्चे अपनी परिकल्पना परियोजना की स्वयं करते हैं। और वो इस 21वीं सदी के इस कला एकीकृत शिक्षण का असली उद्देश्य है कि बच्चों की वो जो चिंतन की जो शक्ति है, चिंतन की जो क्षमता है, जो बिल्कुल बंद हो चुकी है, वो उसको डेवलप करना, उनकी व्यक्तिगत सोच रुक गई अथवा रुक सी गई, इसको परिष्कृत करना, इसको सृजित करना संभवतः 21वीं सदी के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य। और यही कारण है कि हमारे यहाँ डिग्रियां प्राप्त करके विद्यार्थियों अथवा युवाओं की फौज खड़ा तो हो गई है, लेकिन कलात्मक रूप से वो निपुण नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं है। डिग्री है और एक व्यंग में बात कही गई कि बाबू IAPA पास है
लेकिन ले ले दे ले साफ। तो ये व्यंग है, और इस व्यंग का सीधा असर यही है कि हमारा जो ज्ञानात्मक हमारी जो ज्ञानात्मक यात्रा है वो कला समेकित नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों के अंदर वो सृजन नहीं हुआ कि उनकी अपनी चिंतन क्षमता डेवलप हो पाए। ये हुआ, इसलिए आत्मीकरण के द्वारा होना चाहिए। फिर पुनरावृत्ति के द्वारा आप हम सब लोग परीक्षा के पूर्व क्या कराते हैं? रिवीजन कराते हैं। उस रिवीजन के माध्यम से विषय वस्तु की जो व्यवस्था है, विषय वस्तु का जो ज्ञान है, उसको हम लोग बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए ये काम कराते हैं। तो वो रिवीजन हमारा जो है वो परफेक्शन का एक साधन है, एक माध्यम है। तो कला एकीकृत शिक्षण भी यदि बात बीच में टाइम टू टाइम रिवाइज हो तो इसके माध्यम से भी उसका विकास हो। और अंत में है अभ्यास के द्वारा। बिल्कुल शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हम लोग किसी चीज को पढ़ गए और उसको फिर से हम लोगों ने बीच बीच में नहीं देखा, बीच बीच में नहीं समझा, बीच बीच में नहीं देखा, तो वो हमारे अंदर विस्मृति पैदा करती है, कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या यही होगा या कुछ और, इसके इतने भेद हैं अथवा कोई और। ये इस तरह की भ्रम हमारे अंदर पैदा होता है। इसलिए उसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए, और इस अभ्यास के माध्यम से ही चाहे एक खिलाड़ी खेल में दक्ष होता है, एक पहलवान पहलवानी में दक्ष होता है, कुश्ती में दक्ष होता है, एक कलाकार अपनी कला में दक्ष होता है, तो एक विद्यार्थी जो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा कर रहा है वह भी अपने ज्ञान में दक्ष हो पाए। इसलिए अभ्यास भी आवश्यक है। अब इसमें गतिविधि के द्वारा दो जो बातें आई थी, एक मौखिक एक लिखित, तो उस मौखिक के भाग बताए गए वार्तालाप के माध्यम से, कहानी कविता का वाचन के माध्यम से, दूरदर्शन के समसामयिक तथ्यों को प्रकट करके अथवा भाषण संबंधी गतिविधि के आधार पर, ये सब हम अपने मौखिक विचारों को प्रकट करने में सफल हो सकते हैं। फिर विद्यालय के कार्यक्रम का आयोजन अंत्याक्षरी, चित्र वर्णन, अभिनय, साक्षात्कार, नाटक, चुटकुला, मुहावरे और कहावतों पर आधारित गतिविधियों के आधार पर चर्चाएं हुई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। फिर लिखित की चर्चा है, जो आपने सुना, मतलब हमारे जो विद्यार्थियों ने सुना कथ्य को, जो सुना उसको फिर उसके आधार पे लिखन, कथ्य के अनुसार आपने क्या समझा इसको लिखना। क्योंकि किसी दार्शनिक का ही कथन है, रीडिंग मेकeth मैन फूल बट राइटिंग मेकeth मैन परफेक्ट। तो केवल पढ़ लेना पूर्ण नहीं, उस पढ़कर के आपने क्या समझा उसको जब तक आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया तब तक आपके अंदर पूर्णता नहीं है। और बड़ा सुंदर तरीका है इसका कि आपने चाहे उसको 10 बार पढ़े, लेकिन जब आप लिखें तो उसको लिखने के लिए जो पढ़े हैं उसको बंद कर दें, फिर जो लिखा आपने उसको आप मिलाइए कि क्या खोया क्या पाया। इसके आधार पर परफेक्शन आपके अंदर अर्थात हमारे विद्यार्थियों के अंदर सृजित होगा। पठित विषय को अपनी समझ के आधार पर व्यक्त करना, फिर तथ्यों का समूह में ग्रुप है, पूरे ग्रुप को दिया कि अपने आधार पर आप लोग क्या समझे इसको लिखिए।
फिर अपनी खोज के आधार पर लिखा। आपने इसको जो सुना, आप अपना इसमें क्या पाए, तो हर की सोच अलग अलग, उसके आधार पर वो प्रकट करना लिखते हैं। फिर कहानीकर्ता से आगे कल्पना के आधार पर लिखा, जो बातें कही गई हैं कहानी में अथवा कविता में, इसके अतिरिक्त आप क्या सोचते हैं, इसमें जो बातें की गई हैं इसके अलावे आप क्या सोचते हैं। फिर प्रस्तुति चित्र के द्वारा पीपीटी एनिमेशन तैयार करके आपको ले जाते हैं स्मार्ट क्लास। तो उसमें क्या करते हैं, उसके कुछ एनिमेशन आके दिखाते हैं, तो उसके आधार पर उसको सिखाते हैं। तो ये प्रकटीकरण है। फिर प्रस्तावना के द्वारा उसमें तकनीक प्रेरणाप्रद हो, पारंपरिक अवधारणा से हट करके हो, दिमाग एक कमरा कैसा प्रकाशित कमरा, अंधकार से युक्त नहीं। अंधकार का तात्पर्य है अज्ञान का नहीं, उसमें सीखने की, जानने की और कुछ खोजने की सोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं। फिर बोलचाल की सत्यता और फिर उसका संप्रेषण, उसकी अभिव्यक्ति, श्रोताओं की प्रतिक्रिया का सम्मान, उन्हें भरोसा दिलाए कि कक्षा उनके लिए है। तो ये प्रस्तावना आपकी है। फिर आत्मीकरण, श्रवण प्रभावी हो, शारीरिक प्रतिक्रिया, अनुशासनात्मक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हो। कभी कभी बहुत सारी चीजें, क्रियाएं ऐसी देखी जाती हैं, प्रतिक्रियाएं भाव की कुछ है और प्रकट विषय वस्तु का कुछ और है। और उसमें हमारा जो फिजिकल लैंग्वेज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। फिजिकल लैंग्वेज का प्रभाव हमारी प्रस्तुतिकरण की कला का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ये बताता है व्हाट आई हैव, क्योंकि इसके द्वारा ही आप एक प्रभावी अधिगम का प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे, दे पाएंगे। विद्यार्थी के द्वारा प्रयुक्त शब्द, वो क्या बोल रहे हैं या वो क्या प्रयोग कर रहे हैं। फिर ऑडियंस का आंसर, श्रोताओं का उत्तर, जो उन्होंने सुना, जिन लोगों ने उसका जो रिप्लाई दिया उन्होंने, उस वो क्या है। और फिर महत्वपूर्ण तथ्य के कारण एवं विस्तार, जो सब्जेक्ट आपने दिया उसमें वो चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो उसमें प्रकट हुई, शामिल हुई अथवा नहीं। और आप ये भी उसमें मूल्यांकन में पाए, देखें कि वो उसको सही ढंग से विस्तार से चर्चा किया है कि नहीं। ये सारे उसके पार्ट हैं। फिर पुनरावृत्ति के द्वारा जब हम रिविजन कराएंगे तो किन किन आयामों पर काम, पहला उसमें लेखक कवि, फिर या तो कविता या फिर कोई भाषा, फिर उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो पुस्तकीय भी हो और परीक्षा उपयोगी भी। इन 7 बिंदुओं पर आपका जो काम है, कला आधारित अधिगम, वो होना चाहिए और इतनी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। ये कमिंग सेशन में आपका जो टीचिंग फ्रेमवर्क बन रहा है, ये इन सभी चीजों पर ही आधारित होगा और हम सबों को करना होगा। इसलिए एक तरह से हम सबों के लिए ये एक ट्रेनिंग वर्क भी हमारा क्लास हो जाए।
फिर अभिव्यक्ति का स्तर, उसका एक लेवल है। मान लीजिए कि प्राइमरी हमारे लर्नर्स हैं, उनका एक अलग होगा, मिडिल वाले का अलग होगा, फिर हायर वाले का अलग होगा। उसके आधार पे उनको टाइम आप फिक्स करेंगे कि आपको 1 मिनट बोलना है, किसी को आपने 2 मिनट टाइम दिया, किसी को आपने 3 मिनट टाइम दिया, 4 मिनट दिया। वो प्रस्तुतिकरण का आपको टाइम फिक्स करना, या फिर अलग अलग लेवल्स भी हो सकते हैं। उसको आप अपने आधार से, वो सर्कुलर का जो मैंने दिया उसमें आप आराम से देखिएगा, उसको बहुत सुंदर से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन बहुत सुंदर दिया हुआ है। फिर श्रोताओं द्वारा प्रस्तुति आपने टीम में बांटा है, तो आपने जो बनाया उसको दूसरे जो हमारे प्रतिभागी हैं, दूसरा जो ग्रुप है, उसने उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया, कैसा समझा है, या फिर ये जो टीम अपना रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो उसको दूसरे कैसे कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन वो कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से विविध भागों का सम्मिश्रित रूप और उसका फिर प्रस्तुतिकरण की छूट दे करके आप उनके सृजनात्मक कौशल का विकास कर पाएंगे। फिर चिंतन, इसको डेवलप करना भी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि ये भाग हमारा आज की युवा पीढ़ी का रुक सा गया है, चिंतन समाप्त हो सा गया है अथवा विकेंद्रित हो गया है, दिशा विहीन हो चुका है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये काम करता। फिर दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, और जब तक जीवन हमारे व्यवहारिक ज्ञान से न जुड़ा हो तो सच पूछिए तो जीवन बेकार ही सा, क्योंकि जीवन व्यवहारिकता के आधार पर अनुभवजन्य रूप है, और यही हमारे ज्ञान को स्पष्ट भी करता है, हमारी सोच को स्पष्ट करता है, क्योंकि हमारे व्यवहार में वो दिख जाता है कि मेरा चिंतन कैसा है, वो व्यवहार में दिख जाता है। अभिक्रियात्मक कौशल, वो जो आप काम कर रहे हैं उसका अलग अलग, उसमें आपका जो स्वरूप है वो नवनिर्मित है कि नहीं, वो व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब उसका हमने रूप तो पहले ही बताया कि रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, वो कलाओं से बहुत सारे भाग हैं। तो उसमें आपकी अभिक्रिया क्या है, एक है प्रतिक्रिया, एक है अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब आपने उसको कैसे समझा और उसको फिर आप व्यक्त कैसे कर रहे हैं। और इस प्रकार से कला हमारे जीवन के उन संपूर्ण भागों को यदि हमारी भाषा में, हमारे शिक्षण में प्रकट हो गई, सम्मिलित हो गई, तो हम समझते हैं कि हमारे ज्ञान की जो यात्रा है वो एक सार्थक दिशा को प्राप्त करेगी, और हम अपने युवाओं को, हम अपने लर्नर्स को कुछ सही दे पाएंगे। धन्यवाद।